हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का। माई सेल्फ रेनू गहलोत और हम लोगों ने स्टार्ट किया था क्लास 11th की बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर या फिर आप बोल सकते हो आपकी बुक की 16 नंबर का चैप्टर पाचन एवं अवशोषण। तो इस चैप्टर को स्टार्ट किया था तब मैंने आपको बताया था इस पूरे चैप्टर में हमें दो चीज़ों के बारे में बात करनी है, पाचन के बारे में और अवशोषण के बारे में। तो हम लोगों ने पाचन स्टार्ट किया था। जब पाचन स्टार्ट किया था तब मैंने आपको बताया था कि जो पाचन होता है कहाँ पर होता है, पाचन तंत्र में होता है, ठीक है। और पाचन तंत्र किससे मिलकर बना होता है, आहार नाल और सहायक ग्रंथियों से। हम लोगों ने आहार नाल के बारे में बात कर ली थी, सहायक ग्रंथियों के बारे में बात कर ली थी। फिर हम लोग देख रहे थे कि किस प्रकार आहार नाल और सहायक ग्रंथियां भोजन का पाचन करती है। मेनली हमें 4 प्रकार की भोजन की बात करनी है या फिर आप बोल सकते हो कि 4 प्रकार की पदार्थों की पाचन के बारे में बात करनी है। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट, फिर आता है प्रोटीन, वसा और न्यूक्लिक एसिड। तो हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट की पाचन के बारे में बात कर ली थी। प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने आपको बताया था कि किस तरह से कार्बोहाइड्रेट के जटिल अणु छोटे-छोटे या फिर सरल अणुओं में परिवर्तित होते हैं। या फिर हमने देखा था कि किस तरह से कार्बोहाइड्रेट के जो पॉलीसैकेराइड्स होते हैं वह मोनोसैकेराइड में कन्वर्ट होते हैं, ठीक है। तो ये सब हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर के अंदर देख लिया था। मतलब कार्बोहाइड्रेट प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग बात करने वाले हैं वसा का पाचन, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखो क्या होता है वसा, जिस तरह से मैंने आपको बताया था, मैंने आपको क्या बताया था जब कार्बोहाइड्रेट पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि कार्बोहाइड्रेट की सबसे छोटी इकाई कौन सी है। कार्बोहाइड्रेट की सबसे छोटी इकाई है सैकराइड, ठीक है, यही बताया था। कार्बोहाइड्रेट की सबसे छोटी इकाई क्या है, सैकराइड, यही बताया था मैंने। उसी प्रकार से फिर मैंने आगे बताया था कि जैसे जैसे सैकराइड्स मिलते जाएंगे कार्बोहाइड्रेट के अणु जटिल होते जाएंगे। मतलब एक सैकराइड है तो सिंपल इकाई, दो सैकराइड है तो थोड़ा और जटिल अणु, तीन सैकराइड है तो थोड़े और जटिल अणु, बहुत सारे सैकराइड के अणु मिलकर क्या बना लेते हैं, पॉलीसैकराइड, कार्बोहाइड्रेट के जटिल अणु। ठीक उसी प्रकार जो हमारी वसा है, जिस प्रकार कार्बोहाइड्रेट की सबसे छोटी इकाई को हम क्या बोलते हैं, जिस प्रकार कार्बोहाइड्रेट की सबसे छोटी इकाई को हम बोलते हैं सैकेराइड, ठीक उसी प्रकार से जो वसा होती है, लिपिड होती है, उसकी सबसे छोटी इकाई को हम क्या बोलते हैं, मोनोग्लिसराइड। क्या बोलते हैं, मोनोग्लिसराइड, ठीक है। तो जैसे हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट स्टार्ट किया था तो मैंने आपको बताया था कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन स्टार्ट करने से पहले हम लोग थोड़ी सी कार्बोहाइड्रेट के बारे में जानकारी लेंगे कि कौन से कार्बोहाइड्रेट के जटिल अणु है, कौन से कार्बोहाइड्रेट के सरल अणु है। ठीक उसी प्रकार से हम लोग किसके बारे में जानकारी ले रहे हैं, वसा के बारे में, ठीक है, वसा या फिर लिपिड, ठीक है। तो जो भी हम भोजन खाते हैं उसके अंदर जो भी लिपिड होता है, जो भी वसा होती है, उसका पाचन कैसे होगा। तो उसका पाचन पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ी जानकारी ले लेते हैं वसा के बारे में कि कौन सी वसा के सरल अणु है, कौन सी वसा के जटिल अणु है। तो वसा का सबसे छोटा अणु क्या होता है, वसा का सबसे छोटा अणु होता है हमारा मोनोग्लिसराइड, ठीक है। क्या होता है, मोनोग्लिसराइड। फिर कौन सा अणु होता है, डाइग्लिसराइड। क्या होता है, डाइग्लिसराइड। तो वसा का सबसे छोटा अणु होता है मोनोग्लिसराइड, फिर होता है डाइग्लिसराइड, फिर होता है सिंपल ट्राइग्लिसराइड, ठीक है। इसको आप स्टार कर सकते हो, ठीक है। तो वसा का सबसे छोटा अणु क्या है, मोनोग्लिसराइड, फिर क्या होता है, डाइग्लिसराइड, फिर क्या होता है, ट्राइग्लिसराइड। तो ट्राइग्लिसराइड को हम सिंपल लिपिड भी बोल सकते हैं या फिर सिंपल ट्राइग्लिसराइड जो होता है वो क्या होता है, वसा का छोटा अणु होता है। फिर वसा की सबसे जटिल अणु क्या होता है, कॉम्प्लेक्स ट्राइग्लिसराइड। मतलब बहुत सारे ट्राइग्लिसराइड के अणु आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स ट्राइग्लिसराइड बनाते हैं। क्लियर है कि ट्राइग्लिसराइड, जब बहुत सारे ट्राइग्लिसराइड के अणु मिलते हैं तो कॉम्प्लेक्स ट्राइग्लिसराइड का निर्माण होता है। क्लियर है। तो देखो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कॉम्प्लेक्स ट्राइग्लिसराइड की, ठीक है। कॉम्प्लेक्स ट्राइग्लिसराइड, चलो इसको छोड़ने, बात करने से पहले हम लोग बात करते हैं ट्राइग्लिसराइड की, सिंपल ट्राइग्लिसराइड की, कि एक सिंपल ट्राइग्लिसराइड क्या होता है। देखो देखो सबसे पहले हम क्या बात करने जा रहे हैं, सिंपल ट्राइग्लिसराइड। तो क्या होता है,
ये क्या है हमारा सिंपल ट्राइग्लिसराइड। ठीक है, ठीक है, तो ये क्या है हमारा सिंपल, या फिर आप बोल सकते हो ठीक है, ये क्या है हमारा ट्राइग्लिसराइड। तो ये क्या है हमारा ट्राइग्लिसराइड। ट्राइग्लिसराइड से क्या बनेगा, जब हम इस ट्राइग्लिसराइड का क्या करवाएंगे, वाटर की प्रेजेंस में हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे, तो क्या बनेगा, इसमें से क्या होगा, किसकी प्रेजेंस में, वाटर की प्रेजेंस में। और वाटर किस में ब्रेक होता है, वाटर जल ब्रेक होता है H+ और OH-। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर जो H+ है और यहाँ वाला जो बॉन्ड है, देखो जो हमारा कॉम्प्लेक्स ट्राइग्लिसराइड है, इसका कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा, ये वाला। ठीक है, ये वाला माइनस पार्ट होगा, ये वाला प्लस पार्ट होगा, और इस प्लस पार्ट पे कौन जुड़ जाएगा, माइनस का OH। ठीक है, तो देखो क्या होगा, CH2, इस पे कौन जुड़ गया, माइनस का OH। ठीक है, CH2 C डबल बॉन्ड OH, फिर CH2 C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, और इसमें से क्या निकल गया, ये वाला ग्रुप बाहर निकल गया। ठीक है, मतलब एक एसिड इसमें से बाहर निकल गया। ठीक है, तो जब ट्राइग्लिसराइड में से एक एसिड बाहर निकल जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, मोनोग्लिसराइड, सॉरी डाइग्लिसराइड। डाई मतलब दो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, डाइग्लिसराइड। ठीक है, ट्राइग्लिसराइड मतलब इसके पास में 3 एसिड है, बट डाइग्लिसराइड कितने हैं, 2 एसिड है। तो जब ट्राइग्लिसराइड की वाटर की प्रेजेंस में हम इसका हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं तो इसमें से एक एसिड निकल जाता है और क्या बनता है, डाइग्लिसराइड बनता है। ठीक है, तो समझ में आ रहा है कि डाइग्लिसराइड क्या होता है। फिर अगर इस डाइग्लिसराइड का वापस हम क्या करवाएं, हाइड्रोलाइसिस करवाएं, यहाँ पर क्या बाहर निकला, COOH। ठीक है, तो देखो अब हम क्या बात कर रहे हैं, मोनोग्लिसराइड की। तो ये जो डाइग्लिसराइड था, इसकी हमने क्या कराई, वाटर की प्रेजेंस में हाइड्रोलाइसिस करवाई। फिर इसमें से क्या होगा, वापस एक एसिड बाहर निकल जाएगा। कौन से बॉन्ड का ब्रेक डाउन होगा, अब इस सेकंड नंबर वाले का, एक पे प्लस एक पे माइनस। माइनस पे कौन जुड़ेगा, H+ और प्लस पे कौन जुड़ेगा, OH-। ठीक है, तो देखो क्या बनेगा हमारा मोनोग्लिसराइड, CH2 CH2 OH OH CH2। क्लियर, तो ये क्या है हमारा डाइग्लिसराइड, फिर बनता है हमारा मोनोग्लिसराइड। ठीक है, मोनोग्लिसराइड का जब हम वापस हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे तो पहले आप ये ध्यान रखो कि मोनोग्लिसराइड क्या होता है, ये क्या है, मोनो। ठीक है, ये क्या है, मोनोग्लिसराइड। तो कैसे ट्राइग्लिसराइड होता है, उसका हम हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं तो क्या बनता है, डाइग्लिसराइड बनता है। फिर डाइग्लिसराइड का हम वापस हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं तो मोनोग्लिसराइड बनता है। मोनो वर्ड किसके लिए आता है, ये जो यहाँ पर एसिड है, ये जो एसिड है, मोनो मतलब कितना है, एक, यहाँ पर है ये दो, तो डाई आया। अगर यहाँ पर ये एसिड 3 है, 1 2 3, इसलिए यहाँ पर क्या आया, ट्राई वर्ड आया। ठीक है, फिर क्या बना, मोनोग्लिसराइड। अब क्या होता है कि जब हम मोनोग्लिसराइड का वापस हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं तो क्या बनता है, ग्लिसरॉल बनता है। क्या बनता है, ग्लिसरॉल। ठीक है, तो अगर हम इधर देखो क्या था, मैंने बताया था ये हमारा क्या था, मोनोग्लिसराइड, CH2OH CH2OH CH2 C डबल बॉन्ड OH, यही बताया था, यही था हमारा मोनोग्लिसराइड। ठीक है, ये है हमारा मोनोग्लिसराइड।
जब हम मोनोग्लिसराइड का वापस हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं तो क्या होता है, ये वाला जो एसिड है ये भी बाहर निकल जाता है और क्या बनता है, ग्लिसरॉल। क्या बनता है, ग्लिसरॉल। क्या बनता है, ग्लिसरॉल। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है, एक जो मतलब आप बोलोगे कि कोई भी जो वसा होती है, लिपिड होती है, उसका कॉमन फॉर्म क्या होता है, उसका कॉमन फॉर्म होता है हमारा ट्राइग्लिसराइड। ठीक है, वसा का कॉमन फॉर्म होता है हमारा ट्राइग्लिसराइड। ठीक है, ट्राइग्लिसराइड की संरचना ऐसी दिखती है। जब हम ये ट्राई वर्ड किसके लिए यूज हुआ है, ये ट्राई वर्ड यहाँ पर इन एसिड के लिए यूज हुआ है। ठीक है, 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो ये क्या है हमारा ट्राइग्लिसराइड। जब हम ट्राइग्लिसराइड का एक बार हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं तो उसमें से एक एसिड बाहर निकल जाता है, फिर क्या बनता है, डाइग्लिसराइड। फिर जब डाइग्लिसराइड का हम वापस हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं तो क्या बनता है, मोनोग्लिसराइड। ठीक है, मतलब कितना एसिड बचा है, अब एक। ठीक है, अब जब हम मोनोग्लिसराइड का वापस हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं तो ये वाला जो एसिड होता है ये भी बाहर निकल जाता है और क्या बनता है, ग्लिसरॉल बनता है। क्लियर है, तो अब एक चीज देखो, क्लियर है कि किस प्रकार मोनोग्लिसराइड से डाइग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड से ट्राइग्लिसराइड और ट्राइग्लिसराइड से, देखो मैंने आपको बताया सबसे पहले क्या है, ट्राइग्लिसराइड। यही होता है, सबसे पहले क्या था हमारा, ट्राइग्लिसराइड था। ठीक है, ट्राइग्लिसराइड से जब हम एक बार हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं तो एक एसिड बाहर निकल जाता है और क्या बनता है, डाइग्लिसराइड। यही बताया मैंने, यही बताया कि लिपिड का कॉमन फॉर्म क्या होता है, ट्राइग्लिसराइड। ठीक है, ट्राइग्लिसराइड का जब हम हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं तो उसमें से एक एसिड बाहर निकल जाता है और क्या बनता है, डाइग्लिसराइड। ठीक है, फिर जब डाइग्लिसराइड का हम वापस हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं तो क्या बनता है, मोनोग्लिसराइड। क्या बनता है, मोनोग्लिसराइड बनता है। ठीक है, फिर जब हम मोनोग्लिसराइड का वापस हाइड्रोलाइसिस करवाते हो क्या बनता है, ग्लिसरॉल। यही बताया मैंने कि जो वसा होती है, लिपिड होता है, उसका कॉमन फॉर्म क्या होता है, ट्राइग्लिसराइड। ट्राइग्लिसराइड का एक बार हाइड्रोलाइसिस, ट्राइग्लिसराइड में कितने एसिड होते हैं, 3। जब हम एक बार हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं तो एक एसिड बाहर निकल जाता है और फिर क्या बनता है, डाइग्लिसराइड। डाइग्लिसराइड का हमने वापस हाइड्रोलाइसिस करवाया तो एक एसिड बाहर निकल गया, क्या बन गया, मोनोग्लिसराइड। मोनोग्लिसराइड का वापस हाइड्रोलाइसिस करवाया तो इसमें कितना एसिड था, एक एसिड और था, वो बाहर निकल गया। ठीक है, और जो ये एसिड बाहर निकलता है इसे हम क्या बोलते हैं, इस एसिड को हम बोलते हैं, इस एसिड को हम बोलते हैं फैटी एसिड। क्या बोलते हैं, इस एसिड को हम बोलते हैं फैटी एसिड। क्लियर है, तो यहां से भी जो एसिड बाहर निकलेगा वो क्या होगा, फैटी एसिड। ठीक है, और यहां से भी जो एसिड बाहर निकलेगा, फैटी एसिड। क्लियर, कि जब ट्राइग्लिसराइड में से एक फैटी एसिड बाहर निकलता है तो डाइग्लिसराइड बनता है, जब डाइग्लिसराइड में से एक फैटी एसिड बाहर निकलता है तो मोनोग्लिसराइड बनता है, और जब मोनोग्लिसराइड में से एक फैटी एसिड बाहर निकलता है तो क्या बनता है, ग्लिसरॉल बनता है। ठीक है, अब आप एक चीज सोचो, क्या, देखो आपको एक चीज सोचनी है कि जो हमारा ग्लिसरॉल है इसमें हम क्या जोड़े कि वापस हमारा क्या बन जाए, ट्राइग्लिसराइड। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रही हूँ, मैं ऐसे बोल रही हूँ कि जो हमारा ग्लिसरॉल है इसके अंदर हम क्या जोड़ें कि जो हमारे वापस ट्राइग्लिसराइड का निर्माण हो जाए। तो अगर हम किसके अंदर, ग्लिसरॉल में, ग्लिसरॉल में क्या जोड़ते हैं, ग्लिसरॉल के अंदर 3 फैटी एसिड, तीन फैटी एसिड जोड़ दें तो क्या बनता है, ग्लिसरॉल के अंदर 3 फैटी एसिड जोड़ने पर क्या बनता है, हमारा ट्राइग्लिसराइड बनता है। देखो ग्लिसरॉल था, सॉरी ट्राइग्लिसराइड था, ट्राइग्लिसराइड में से एक फैटी एसिड निकला
तो क्या बना, डाइग्लिसराइड। फिर एक फैटी एसिड निकला तो कितना बना, मोनो। फिर एक फैटी एसिड निकला, 3। मतलब ट्राइग्लिसराइड से मोनोग्लिसराइड तक कितने एसिड निकल गए, 3 फैटी एसिड निकल गए। तो अगर हम 3 फैटी एसिड और ग्लिसरॉल को आपस में जोड़ दे तो किसका निर्माण होगा, सिंपल ट्राइग्लिसराइड का निर्माण होगा। क्लियर है, सिंपल ट्राइग्लिसराइड का निर्माण होगा। कैसे, अगर हम 3 फैटी एसिड और एक ग्लिसरॉल को जोड़ दें तो किसका निर्माण होगा, 3 फैटी एसिड और एक ग्लिसरॉल को जोड़ने से ट्राइग्लिसराइड का निर्माण होगा। क्लियर है। तो मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था जो हमारी मतलब लिपिड होती है या फिर वसा होती है उसका सबसे छोटा फॉर्म क्या होता है, मोनोग्लिसराइड। ठीक है, मोनोग्लिसराइड में कितने एसिड होते हैं, एक एसिड होता है। ठीक है, डाइग्लिसराइड में 2। सिंपल ट्राइग्लिसराइड में क्या होता है, सिंपल ट्राइग्लिसराइड की स्ट्रक्चर मैंने वापस बता देती हूँ मैं एक बार, CH2 C डबल बॉन्ड O OH, ये क्या होती है हमारी सिंपल ट्राइग्लिसराइड। ठीक है, ये होती है हमारी सिंपल ट्राइग्लिसराइड। ठीक है, क्लियर, ये है हमारी सिंपल ट्राइग्लिसराइड। ठीक है, और जब हम ऐसे बहुत सारे ट्राइग्लिसराइड को आपस में जोड़ देते हैं तो किसका निर्माण होता है, कॉम्प्लेक्स ट्राइग्लिसराइड का। किसका निर्माण होता है, कॉम्प्लेक्स ट्राइग्लिसराइड का। तो जो हमारा हम फूड लेते हैं उसके अंदर जो हम वसा खाते हैं, जो भी हम भोजन खाते हैं उस भोजन में जो वसा होती है वो किस फॉर्म में होती है, कॉम्प्लेक्स ट्राइग्लिसराइड के फॉर्म में होती है। क्लियर है, तो जो भी भोजन हम करते हैं उसमें जो वसा है वो क्या है, कॉम्प्लेक्स ट्राइग्लिसराइड के फॉर्म में है। मतलब जो ये ऐसे बहुत सारे ट्राइग्लिसराइड आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो जो भी हमने भोजन खाया उसमें जो वसा है वो किस रूप में है, वसा है कॉम्प्लेक्स ट्राइग्लिसराइड के रूप में है। ठीक है, अब इस वसा को हमें पहले तो किस में तोड़ना पड़ेगा, पहले हमें सिंपल ट्राइग्लिसराइड में तोड़ना पड़ेगा, फिर डाइग्लिसराइड में, फिर मोनोग्लिसराइड में तोड़ना पड़ेगा, जब जाकर वसा का क्या होगा, पाचन होगा। तो वसा का पाचन कैसे होगा, वसा का पाचन ऐसे होगा, वसा जब हम भोजन खाएंगे तो वसा किस फॉर्म में होगी, वसा किस रूप में होगी, वसा होगी कॉम्प्लेक्स ट्राइग्लिसराइड के रूप में। मतलब ऐसे बहुत सारे ट्राइग्लिसराइड आपस में जुड़े हुए रहेंगे। ठीक है, तो जो कॉम्प्लेक्स ट्राइग्लिसराइड है ये है आपस में जुड़कर, तो जो हम भोजन लेंगे वो किस फॉर्म में होगा, कॉम्प्लेक्स ट्राइग्लिसराइड की फॉर्म में। तो उस वसा को हम किस में तोड़ेंगे, सिंपल ट्राइग्लिसराइड में। फिर हम उस वसा को तोड़ेंगे डाइग्लिसराइड में, फिर हम उस वसा को तोड़ेंगे मोनोग्लिसराइड में। और जब हम वसा को मोनोग्लिसराइड के अंदर तोड़ देंगे तो वसा का पाचन समाप्त हो जाएगा। क्लियर है, तो हम लोगों ने क्या देखा कि वसा किस रूप में हम भोजन में लेते हैं, और वसा का सबसे जटिल अणु को हम क्या बोलते हैं, वसा के सरल अणु को क्या बोलते हैं, वसा के सरल अणु किस किस से मिलकर बना है। तो वसा का जो सरल अणु है जिसे हम क्या बोलते हैं, ट्राइग्लिसराइड, और ये किससे मिलकर बना है, 3 फैटी एसिड और एक ग्लिसरॉल से। अगर हम 3 फैटी एसिड और एक ग्लिसरॉल को जोड़ दें तो किसका निर्माण होगा, इस ट्राइग्लिसराइड का निर्माण होगा। ठीक है, एक लाइन देख लो, क्या है, एक ग्लिसरॉल प्लस 3 फैटी एसिड किसका निर्माण करते हैं, ट्राइग्लिसराइड का। ठीक है, बहुत बार पूछ लिया जाता है कि ट्राइग्लिसराइड किससे मिलकर बना है, डायरेक्ट एमसीक्यू क्वेश्चन होता है कि ट्राइग्लिसराइड का निर्माण कैसे होता है। तो ट्राइग्लिसराइड का निर्माण एक ग्लिसरॉल प्लस 3 फैटी एसिड से मिलकर होता है। क्लियर है। तो अभी मैंने आपको बताया कि जो भी हम भोजन लेंगे उसमें जो वसा होगी, जो भी लिपिड होगा, वह किस रूप में होगा, कॉम्प्लेक्स ट्राइग्लिसराइड के रूप में होगा। फिर हम उसे किस रूप में तोड़ेंगे, सिंपल ट्राइग्लिसराइड के रूप में तोड़ेंगे। फिर उस सिंपल ट्राइग्लिसराइड को हम तोड़ेंगे डाइग्लिसराइड में, डाइग्लिसराइड से मोनोग्लिसराइड में, और फिर उसका क्या हो जाएगा, पाचन समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले क्या होगा, हम लोगों ने जो भोजन लिया उसमें जो वसा थी वो किस रूप में थी, हमारे भोजन में बचा वसा किस रूप में थी, कॉम्प्लेक्स ट्राइग्लिसराइड में। ठीक है, तो जो हमारे भोजन के अंदर वसा थी वह किस रूप में थी, कॉम्प्लेक्स ट्राइग्लिसराइड के रूप में थी। ठीक है, फिर जब वसा, अब आप देखो कि जैसे वसा वसा हमने ली, वैसे वसा हमने खाया तो हमारे मुख में, आप सलाइवरी एंजाइम याद करो। ठीक है, लार याद करो, लार के जो भी एंजाइम्स थे उसमें कहीं कौन सा एंजाइम्स था जो वसा का पाचन करे। लार के अंदर हम लोगों ने किस किस के बारे में बात करी, हम लोगों ने बात करी थी लाइसोजाइम पाया जाता है, सलाइवरी अमाइलेज होता है, आयंस होते हैं। ठीक है, और क्या होता है, म्यूकस होता है।
परंतु वहां पर ऐसा कोई भी एंजाइम नहीं पड़ा था जो किसका पाचन करे, वसा का। तो जो भी हमने भोजन में वसा खाई है वह हमारे मुख में जाएगी, तो वहां पर उसका पाचन नहीं होगा। मुख से ग्रसनी से होते हुए कहाँ जाएगा, हमारे ग्रसिका में। ग्रसिका में जाने के बाद में वह वसा कहाँ जाएगी, हमारे स्टमक में, हमारे पेट में। ठीक है, अब याद करो जो हमारे स्टमक में या फिर हमारे पेट के अंदर या फिर हमारे आमाशय में जो जठर रस था, आमाशय में तो जठर ग्रंथियां होती तो जठर रस होता है। अब जठर रस के अंदर आप लोग याद करो कि क्या जठर रस के अंदर ऐसा कोई एंजाइम है जो वसा का पाचन करे। मैंने जब जठर ग्रंथियां या फिर जठर रस पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था कि जो हमारा जठर रस होता है उसमें क्या होता है, एक तो क्या होता है उसमें, एक तो एचसीएल होता है, एक NADH कारक होता है, फिर क्या होता है उसके अंदर प्रोरेनिन होता है, प्रोरेनिन, फिर क्या होता है पेप्सिनोजन होता है, और एक क्या होता है गैस्ट्रिक लाइपेज। क्या होता है, गैस्ट्रिक लाइपेज। बताया था मैंने जब मैंने आपको क्या पढ़ाया था, जब मैंने आपको जठर ग्रंथियां पढ़ाई थी, ठीक है, जब जठर ग्रंथियां पढ़ाई थी तब भी पढ़ाया था, जब मैंने आपको स्टमक पढ़ाया था तब भी पढ़ाया था कि हमारे आमाशय की जो क्या होती है, जठर कोशिकाएं होती है, मुख्य कोशिकाएं होती है, वह गैस्ट्रिक लाइपेज का निर्माण करती है। ठीक है, और लाइपेज वर्ड आते ही मैं आपको बता रही हूँ कि लाइपेज वर्ड आते ही आपको समझ जाना है किसका पाचन होता है, वसा का पाचन होता है। ठीक है, मतलब हमारे आमाशय में वसा का पाचन होगा। ठीक है, एंजाइम है वहां पर तो वहां पर उसका पाचन होगा। बट क्या होता है कि हमारे आमाशय का पीएच बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, पीएच बहुत ज्यादा होने के कारण गैस्ट्रिक लाइपेज अच्छे से वर्क नहीं कर पाता है। ठीक है, तो गैस्ट्रिक लाइपेज कहाँ पर वर्क करता है, हमारी छोटी आंत में। मतलब गैस्ट्रिक लाइपेज का निर्माण तो कहाँ होता है, हमारे आमाशय में, परंतु ये कार्य कहाँ करता है, यह गैस्ट्रिक लाइपेज का निर्माण हुआ हमारे आमाशय में। निर्माण होने के बाद में इसका स्रवण होता है और ये कहाँ चला जाता है, ये चला जाता है हमारे छोटी आंत के अंदर। छोटी आंत के अंदर इसे वो पीएच मिलता है जहां पर ये अपना कार्य अच्छे से कर सकता है। ठीक है, तो फिर गैस्ट्रिक लाइपेज कहाँ पर वर्क करता है, गैस्ट्रिक लाइपेज वर्क करता है हमारी छोटी आंत के अंदर। ठीक है, तो मतलब हमारा जो आमाशय है उसके अंदर भी वसा का पाचन नहीं होता है, तो वसा का पाचन कहाँ पर होगा, फिर हमारी छोटी आंत के अंदर। ठीक है, तो आमाशय से भोजन कहाँ जाएगा, हमारी छोटी आंत में जाएगा, और छोटी आंत के कौन से भाग में जाएगा, डुओडियम में या फिर ग्रहणी के अंदर जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या था, वसा को हम लोगों ने जो भी हमने भोजन खाया उसमें वसा किस रूप में थी, वसा उसमें थी कॉम्प्लेक्स ट्राइग्लिसराइड के रूप में। ठीक है, तो जैसे ही हमारे मुख में सलाइवरी जूस थे उससे उसका पाचन नहीं हुआ, उसके बाद में आमाशय में भी उसका पाचन नहीं हुआ, तो जो भी वसा थी, जो भी लिपिड थी, वो कहाँ पर गए, हमारे छोटी आंत के अंदर। छोटी आंत के अंदर डुओडियम के अंदर, ग्रहणी के अंदर गए। ठीक है, अब डुओडियम के या फिर ग्रहणी के अंदर या जो हमारी छोटी आंत है उसके अंदर कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं, उसके अंदर एक तो एंजाइम्स होते हैं जो हमारा लीवर होता है, यकृत, उसके सारे एंजाइम्स होते हैं। साथ में जो हमारा क्या होता है, अग्नाशय, उसके सारे एंजाइम्स होते हैं, अग्नाशय रस होते हैं, और छोटी आंत के खुद के जो एंजाइम्स होते हैं वो भी क्या करते हैं, होते हैं। तो छोटी आंत के अंदर किस किस के एंजाइम्स होते हैं, ये मैंने आपको सब पढ़ा रखा है। तो छोटी आंत के अंदर किसके एंजाइम्स होते हैं, एक तो यकृत के, पित्त रस होते हैं, दूसरा क्या होता है, अग्नाशय रस होते हैं, और क्या होता है, आंतरीय रस होते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको जब यकृत का पित्त रस बढ़ाया था तब मैंने बताया था कि जो पित्त रस होता है उसके अंदर क्या होते हैं, पित्त लवक। ठीक है, पित्त लवण होते हैं, और ये पित्त लवण क्या करते हैं, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। क्या करते हैं, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। तो इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट कौन करता है, हमारे पित्त रस में जो पित्त लवण होते हैं वह करते हैं। मतलब वसा के बड़े अणुओं को छोटे अणुओं में परिवर्तित हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम लोगों ने जो भोजन लिया उसमें जो वसा थी वो किस रूप में थी, उसमें जो वसा थी वो थी कॉम्प्लेक्स ट्राइग्लिसराइड के रूप में थी। क्लियर, अब वो वसा थी ट्राइग्लिसराइड के रूप में, वह वसा जब मुख में गई तो वहां पर उसका पाचन नहीं हुआ, आमाशय में गई तब भी पाचन नहीं हुआ, फिर वो कहाँ गई, हमारी छोटी आंत के अंदर। छोटी आंत के अंदर क्या था, जो हमारा पहले तो छोटी आंत के अंदर क्या था, हमारा पित्त था, पित्त रस के अंदर क्या था, पित्त लवण था। तो पित्त लवण क्या होता है, कॉम्प्लेक्स ट्राइग्लिसराइड पर कौन एक्ट करता है, कौन कार्य करता है, कॉम्प्लेक्स ट्राइग्लिसराइड पर पित्त लवण कार्य करते हैं, जो क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स ट्राइग्लिसराइड को किसमें परिवर्तित करते हैं, सिंपल ट्राइग्लिसराइड में। मतलब वसा के बड़े अणुओं को थोड़े छोटे अणुओं में परिवर्तित करते हैं, सारे छोटे अणुओं में परिवर्तित नहीं करते,
बस ज्यादा बड़े अणु जो थे उसको एक मीडियम साइज के अणु में परिवर्तित करते हैं। ठीक है, मान लो इतने बड़े बड़े अणु थे, ठीक है, उसे कितना इतने में परिवर्तित किया। ऐसे नहीं कि बिल्कुल छोटे अणुओं में परिवर्तित कर दिया। इस प्रक्रिया को ही इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट कहते हैं। ठीक है, जब मैंने आपको यकृत के पित्तरस के बारे में पढ़ाया है तब मैंने आपको अच्छे से बताया कि इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट कैसे होता है। ठीक है, तो वैसा कॉम्प्लेक्स ट्राइग्लिसराइड जैसे ही हमारी छोटी आंत में जाता है तो छोटी आंत के अंदर जो हमारा यकृत होता है, उसकी जो रस होते हैं, पित्त रस के अंदर उपस्थित पित्त लवण उस पर कार्य करते हैं, किस पर? कॉम्प्लेक्स ट्राइग्लिसराइड पर। और जब कॉम्प्लेक्स ट्राइग्लिसराइड पर पित्त लवण कार्य करते हैं तो इस कॉम्प्लेक्स ट्राइग्लिसराइड को सिंपल ट्राइग्लिसराइड में परिवर्तित कर देते हैं। तो कॉम्प्लेक्स ट्राइग्लिसराइड को सिंपल ट्राइग्लिसराइड में परिवर्तित करना ही क्या कहलाता है? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। ठीक है, फिर क्या होता है? फिर क्या है? सिंपल ट्राइग्लिसराइड। और अभी अभी मैंने आपको बताया कि जो हमारा गैस्ट्रिक लाइपेज है यह बनता तो हमारे आमाशय में है परंतु कार्य कहाँ पर करता है? छोटी आंत के अंदर जाकर। ठीक है, अब छोटी आंत के अंदर क्या है? सिंपल ट्राइग्लिसराइड है। अब इस पर कौन कार्य करता है? गैस्ट्रिक लाइपेज, पैनक्रियाटिक लाइपेज और इंटेस्टाइनल लाइपेज। गैस्ट्रिक मतलब क्या है? हमारे आमाशय से आने वाला लाइपेज। पैनक्रियाटिक मतलब हमारे अग्नाशय से आने वाला लाइपेज। इंटेस्टाइनल मतलब हमारे छोटी आंत से आने वाला लाइपेज। तो गैस्ट्रिक लाइपेज, पैनक्रियाटिक लाइपेज और इंटेस्टाइनल लाइपेज मिलकर सिंपल ट्राइग्लिसराइड को डाइग्लिसराइड में परिवर्तित करते हैं। किसमें परिवर्तित करते हैं? सिंपल ट्राइग्लिसराइड को सिंपल डाइग्लिसराइड में परिवर्तित करते हैं। मतलब इसमें से एक फैटी एसिड क्या कर देते हैं? बाहर निकाल देते हैं। यही बताया था मैंने कि ट्राइग्लिसराइड में से एक फैटी एसिड बाहर निकलेगा तो क्या बनेगा? डाइग्लिसराइड बनेगा। यही बताया था। क्लियर है? क्लियर है कि जो ट्राइग्लिसराइड है उससे एक फैटी एसिड जब बाहर निकलेगा तो क्या बनेगा? डाइग्लिसराइड बनेगा। ठीक है, फिर जब डाइग्लिसराइड बन जाता है क्या होता है? जब डाइग्लिसराइड बन जाता है तब क्या होता है? तब ये तीनों एंजाइम वापस इस पे एक्ट करते हैं। कौन कौन से? गैस्ट्रिक लाइपेज, पैनक्रियाटिक लाइपेज, इंटेस्टाइनल लाइपेज। ये है तीनों एंजाइम इस पर वापस एक्ट करते हैं और इस डाइग्लिसराइड को किस में परिवर्तित करते हैं? मोनोग्लिसराइड में परिवर्तित करते हैं। मतलब इस डाइग्लिसराइड से एक और फैटी एसिड को क्या कर देते हैं? बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, तो देखा कि जब हमने भोजन या फिर जो भोजन लिया था उसके अंदर जो वसा थी वो किस रूप में थी? कॉम्प्लेक्स ट्राइग्लिसराइड में। ठीक है, और वो कॉम्प्लेक्स ट्राइग्लिसराइड कहाँ आता है? हमारी छोटी आंत के अंदर। क्यों? क्योंकि वसा का पाचन करने वाले एंजाइम कहाँ पर कार्य करते हैं? छोटी आंत के अंदर ही कार्य करते हैं। ठीक है, फिर छोटी आंत के अंदर पित्त लवण उसे सिंपल ट्राइग्लिसराइड में परिवर्तित करता है। ठीक है, फिर सिंपल ट्राइग्लिसराइड पर कौन कार्य करते हैं? गैस्ट्रिक लाइपेज, पैनक्रियाटिक लाइपेज, इंटेस्टाइनल अमाइलेज कार्य करते हैं और सिंपल ट्राइग्लिसराइड को किस में परिवर्तित करते हैं? डाइग्लिसराइड में परिवर्तित करते हैं। ठीक है, फिर जब डाइग्लिसराइड पर वापस ये एंजाइम एक्ट करते हैं तो डाइग्लिसराइड को किस में परिवर्तित किया? हमारे मोनोग्लिसराइड में। ठीक है, और इस पूरे प्रोसेस तक कितने एसिड बाहर निकल गए? 2 फैटी एसिड बाहर निकल गए। ठीक है, फिर आता है इस मोनोग्लिसराइड पर वापस कौन एक्ट करता है? इस मोनोग्लिसराइड पर वापस एक्ट करते हैं हमारे गैस्ट्रिक लाइपेज, पैनक्रियाटिक लाइपेज, इंटेस्टाइनल लाइपेज और इस मोनोग्लिसराइड से एक और फैटी एसिड को क्या कर देते हैं? इस मोनोग्लिसराइड से एक और फैटी एसिड को बाहर निकाल देते हैं और किसका निर्माण करते हैं? ग्लिसरॉल का। मतलब यहाँ पर वसा का कंप्लीट ब्रेकडाउन हो गया है। ठीक है, तो मोनोग्लिसराइड पर ये एंजाइम्स वापस एक्ट करते हैं और एक फैटी एसिड रिमूव होता है और क्या बनता है? ग्लिसरॉल बनता है। क्लियर है? यही बताया था मैंने कि 3 फैटी एसिड और एक ग्लिसरॉल मिलकर क्या बनाएंगे? ट्राइग्लिसराइड का निर्माण कराएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे वसा का पाचन समाप्त होता है। ठीक है, यही बताया था मैंने वसा का पाचन में आपको। यहाँ पर क्या हुआ? वसा का पाचन समाप्त हो गया कि किस तरह से हम लोगों ने जो वसा ग्रहण की थी वो किस रूप में थी? कॉम्प्लेक्स ट्राइग्लिसराइड में। फिर छोटी आंत में किस तरह से उस कॉम्प्लेक्स ट्राइग्लिसराइड को सिंपल ट्राइग्लिसराइड में बदला गया और किसके द्वारा? पित्त लवण के द्वारा। ठीक है, और इस प्रोसेस को, इस प्रक्रम को हम कहते हैं इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। उसके बाद में जो सिंपल ट्राइग्लिसराइड था उस पर कौन से एंजाइम एक्ट करते हैं? उस पर एक्ट करते हैं गैस्ट्रिक लाइपेज, पैनक्रियाटिक लाइपेज और इंटेस्टाइनल लाइपेज। जब हमारे जो सिंपल ट्राइग्लिसराइड है इस पर ये तीनों एंजाइम एक्ट करते हैं तो इससे एक फैटी एसिड बाहर निकल जाता है और किसका निर्माण होता है? डाइग्लिसराइड का। फिर इस डाइग्लिसराइड पर वापस
ये तीनों एंजाइम एक्ट करते हैं तो क्या बनता है, मोनोग्लिसराइड, और इस प्रोसेस में भी एक फैटी एसिड बाहर निकलता है। फिर मोनोग्लिसराइड पर भी वापस ये तीनों एंजाइम एक्ट करते हैं और क्या बनाते हैं, ग्लिसरॉल बना देते हैं, मतलब वसा का कंप्लीट पाचन हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे शरीर के अंदर वसा का पाचन होता है। ठीक है, और ये तीनों एंजाइम कौन सी पीएच पर काम करते हैं, 7.8 पीएच पर। क्लियर है, ये भी 7.8 पीएच पर काम करते हैं। क्लियर है कि देखो किस तरह से हम लोगों ने देखा कि किस तरह से 3 फैटी एसिड और एक ग्लिसरॉल मिलकर क्या बना रहे हैं, ट्राइग्लिसराइड बना रहे हैं। ठीक है, और किस तरह से हम लोगों ने यहाँ पर वसा का पाचन कर दिया है, मतलब वसा के बड़े अणुओं को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ दिया है। ठीक है, तो अब क्या है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, डायरेक्ट एमसीक्यूज के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है कि वसा का पाचन कहाँ पर स्टार्ट होता है। क्या क्वेश्चन है, वसा का पाचन स्टार्ट कहाँ पर होता है। तो देखो अभी मैंने आपको बताया कि जैसे हम लोगों ने ऐसा भोजन लिया जिसमें क्या है वसा, तो वो कहाँ गया, हमारे मुख में गया। हमारे जो सलाइवरी जूस है, लार है, उसके अंदर ऐसा कोई भी एंजाइम नहीं है जो वसा का पाचन करे। तो वसा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में थी, कॉम्प्लेक्स ट्राइग्लिसराइड रूप में कहाँ गई, हमारे ग्रसनी से होते हुए, ग्रसिका से होते हुए कहाँ गई, हमारे आमाशय में गई। फिर हमारे आमाशय में एक एंजाइम तो था, कौन सा, गैस्ट्रिक लाइपेज, परंतु यह उसका पाचन नहीं कर रहा था। ये पाचन का काम कहाँ पर करता है, हमारी छोटी आंत के अंदर, मतलब आमाशय में ये एंजाइम कार्य नहीं करता है। कहाँ पर कार्य करता है, छोटी आंत के अंदर। ठीक है, फिर ये कॉम्प्लेक्स ट्राइग्लिसराइड हमारे आमाशय से होते हुए कहाँ गया, हमारी छोटी आंत के अंदर। छोटी आंत के अंदर जाने के बाद में इस कॉम्प्लेक्स ट्राइग्लिसराइड पर कौन ऐड करता है, पित्त लवण ऐड करता है और इसका पाचन शुरू होता है। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि वसा का पाचन कहाँ पर स्टार्ट होता है, तो आपको बताना है कि वसा का पाचन हमारी छोटी आंत के अंदर स्टार्ट होता है। क्लियर है, वसा का पाचन हमारी छोटी आंत के अंदर स्टार्ट होता है, और छोटी आंत के कौन से भाग में, ग्रहणी वाले भाग में। ठीक है, क्योंकि मोस्टली डाइजेशन कहाँ होता है, ग्रहणी वाले भाग में होता है। ठीक है, तो वसा का पाचन कहाँ पर स्टार्ट होता है, हमारी छोटी आंत के अंदर। ठीक है, फिर क्वेश्चन क्या बनेगा, फिर क्वेश्चन ये बनेगा कि वसा का पाचन कहाँ पर समाप्त होता है। अभी तक तो क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा था, क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा था कि वसा का पाचन कहाँ पर स्टार्ट हो रहा है। अब क्या क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन चेंज है, वसा का पाचन कहाँ पर समाप्त हो रहा है। तो देखो वसा का पाचन समाप्त हुआ जब क्या बना, ग्लिसरॉल, और इस पे लास्ट में कौन सा एंजाइम रिएक्ट करे, गैस्ट्रिक लाइपेज, पैनक्रियाटिक लाइपेज, इंटेस्टाइनल लाइपेज। मतलब वसा का पाचन कहाँ पर समाप्त हुआ, हमारी छोटी आंत के अंदर। छोटी आंत के अंदर ही वसा के सारे जटिल अणुओं को छोटे अणुओं में परिवर्तित कर दिया गया। ठीक है, तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि वसा का पाचन कहाँ पे स्टार्ट होता है, तो आपको छोटी आंत बताना है। अगर ये पूछा जाए कि वसा का पाचन कहाँ पर समाप्त होता है, तो भी छोटी आंत ही है। एमसीक्यूज में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि वसा का पाचन कहाँ पर स्टार्ट होता है और कहाँ पर खत्म होता है। ठीक है, तो इसीलिए कंफ्यूज मत होना कि वसा का पाचन छोटी आंत के अंदर ही स्टार्ट होता है और छोटी आंत के अंदर ही खत्म होता है। क्लियर है, तो अब हम बढ़ते हैं आगे। देखो क्या लिखा है, लिपिड का पाचन शुरू छोटी आंत में होता है। कहाँ पर होता है, छोटी आंत के अंदर। फिर क्या लिखा है, लिपिड का पाचन समाप्त छोटी आंत में होता है। यही बताया था कि इस छोटी आंत के अंदर ही लिपिड का, ये जो छोटी आंत है हमारी, इसके अंदर ही लिपिड का पाचन क्या होता है, स्टार्ट होता है, और इसका एंड भी कहाँ पर होता है, यहीं पे होता है, किसका, वसा का पाचन। ठीक है, लिपिड का जो डाइजेशन होता है, जो कहाँ पर स्टार्ट होता है, कहाँ पर समाप्त होता है, हमारी छोटी आंत के अंदर ही। ठीक है, क्लियर है, तो अब हम बात करते हैं, हम लोगों ने किसके बारे में बात कर ली, हम लोगों ने बात कर ली वसा के बारे में। मैंने आपको बताया था हम लोगों को सिर्फ 4 चीजों के पाचन के बारे में पढ़ना है। हम लोगों को सबसे पहले किसके पाचन के बारे में पढ़ना है, हम लोगों को सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट के पाचन के बारे में पढ़ना है, मतलब 4 चीजों के पाचन के बारे में पढ़ना है। किसी का भी पहले पढ़ ले, बाद में पढ़ ले, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सबसे पहले हम लोगों को पढ़ना है 4 चीजों के पाचन के बारे में, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और न्यूक्लिक अम्ल या फिर न्यूक्लिक अम्ल है। ठीक है, तो पहला हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट का पाचन प्रीवियस क्लास में कंप्लीट कर लिया। फिर अभी हम लोगों ने क्या कंप्लीट किया, अभी हम लोगों ने कंप्लीट किया वसा का पाचन। ठीक है, अब हम लोग बात करने वाले हैं प्रोटीन का पाचन की, कि प्रोटीन का पाचन कैसे प्रकार होता है, मतलब किस प्रकार जो ये प्रोटीन के बड़े अणु होते हैं, किसके बड़े अणु, किसके बड़े अणु है ये, प्रोटीन के,
कि किस प्रकार प्रोटीन के बड़े अणुओं को किसमें परिवर्तित किया जाता है, छोटे अणुओं में, ठीक है। और फिर उनका क्या होता है, अब्जॉर्प्शन होता है, अवशोषण होता है, मतलब प्रोटीन के बड़े अणुओं को छोटे अणुओं में परिवर्तित करना ताकि वे हमारे रक्त में अवशोषित हो सके और पूरी बॉडी तक सप्लाई हो सके, ठीक है। तो जो हमारा प्रोटीन होता है, हम लोग यही पढ़ने वाले हैं कि किस तरह प्रोटीन के बड़े अणुओं को तोड़कर प्रोटीन के छोटे अणुओं का निर्माण होता है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, अमीनो अम्ल। जिस प्रकार कार्बोहाइड्रेट सैकराइड से मिलकर बना होता है, कार्बोहाइड्रेट की सबसे छोटी इकाई को हम क्या बोलते हैं, सैकराइड बोलते हैं। कार्बोहाइड्रेट की, देखो कार्बोहाइड्रेट की छोटी इकाई को, कार्बोहाइड्रेट की छोटी इकाई को हम क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट की छोटी इकाई को हम बोलते हैं सैकराइड। ठीक उसी प्रकार से प्रोटीन की क्या होता है, ठीक उसी प्रकार से प्रोटीन की सबसे जो छोटी इकाई होती है, क्या होती है, छोटी इकाई। तो प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई को हम क्या बोलते हैं, अमीनो अम्ल। प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई को क्या बोलते हैं, अमीनो अम्ल। मतलब कार्बोहाइड्रेट जब बहुत सारे जब बहुत सारे सैकराइड्स आपस में मिलते हैं तो किसका निर्माण होता है, कार्बोहाइड्रेट का। ठीक इसी प्रकार जब बहुत सारे अमीनो अम्ल आपस में मिलते हैं तो किसका निर्माण होता है, प्रोटीन का। ठीक है, अमीनो अम्ल को हम A.A से भी डिनोट कर सकते हैं, अमीनो अम्ल, ठीक है। तो प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई को हम क्या बोलते हैं, अमीनो अम्ल बोलते हैं। क्लियर है, प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई क्या है, अमीनो अम्ल। मतलब बहुत सारे अमीनो अम्ल के मिलने से किसका निर्माण होता है, प्रोटीन का निर्माण होता है। यही बताया कि प्रोटीन का निर्माण कैसे हुआ, जब क्या हुआ, बहुत सारे अमीनो अम्ल, हिंदी में लिख देती हूँ मैं, ठीक है। बहुत सारे अमीनो अम्ल आपस में मिलते हैं, यहाँ पर आप बहुत सारे जोड़ सकते हैं। जब बहुत सारे अमीनो अम्ल आपस में मिलते हैं तो किसका निर्माण होता है, प्रोटीन का, ठीक है। अब क्या होता है, टोटल कितने प्रकार के अमीनो अम्ल होते हैं, टोटल 51 प्रकार के, 51 प्रकार के अमीनो अम्ल होते हैं, ठीक है। तो टोटल कितने प्रकार के अमीनो अम्ल होते हैं, टोटल 51 प्रकार के अमीनो अम्ल उपस्थित होते हैं, ठीक है। तो प्रोटीन का निर्माण कैसे होता है, बहुत सारे अमीनो अम्ल आपस में मिलकर प्रोटीन का निर्माण करते हैं और टोटल 51 प्रकार के अमीनो अम्ल मिलकर क्या बनते हैं, मतलब 51 प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। इसमें से 20 अमीनो अम्ल तो ऐसे होते हैं जो प्रोटीन का निर्माण 20 अमीनो अम्ल तो ऐसे होते हैं जो प्रोटीन का निर्माण करते हैं, जो प्रोटीन का निर्माण करते हैं, ठीक है। और 31 अमीनो अम्ल ऐसे होते हैं जो प्रोटीन का निर्माण नहीं करते हैं। क्लियर, ठीक है। तो प्रोटीन का निर्माण किससे होता है, जब बहुत सारे अमीनो अम्ल आपस में मिलते हैं तो किसका निर्माण होता है, प्रोटीन का, ठीक है। फिर आता है टोटल 51 प्रकार के अमीनो अम्ल उपस्थित होते हैं, उसमें से 20 अमीनो अम्ल तो ऐसे होते हैं जो प्रोटीन का निर्माण करते हैं और 31 अमीनो अम्ल ऐसे होते हैं जो प्रोटीन का निर्माण नहीं करते हैं। क्लियर है, जो प्रोटीन का निर्माण नहीं करते हैं। तो
देखते हैं हम लोग। देखो, अब हम क्या पढ़ रहे हैं, प्रोटीन का पाचन। तो प्रोटीन का पाचन पढ़ने से पहले हम वही करेंगे कि प्रोटीन का निर्माण किस किस से होता है, मतलब प्रोटीन की जटिल इकाई कौन सी है और सरल इकाई कौन सी है। तो देखो, बात करते हैं प्रोटीन। प्रोटीन किससे मिलकर बना है, अमीनो अम्ल से। तो प्रोटीन का निर्माण किससे होता है, जब बहुत सारे अमीनो एसिड या फिर अमीनो अम्ल आपस में मिलते हैं तो किसका निर्माण होता है, हमारे प्रोटीन का। ठीक है, अमीनो अम्ल 51 प्रकार के होते हैं। ठीक है, प्रोटीन का निर्माण करने वाले अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है, 20। मतलब ऐसे अमीनो अम्ल जो किसका निर्माण कर रहे हैं, प्रोटीन का निर्माण कर रहे हैं, वो कितने होते हैं, 20 होते हैं। क्लियर है। फिर आता है प्रोटीन का निर्माण नहीं करने वाले अमीनो अम्ल। ठीक है, ऐसे अमीनो अम्ल जो प्रोटीन का निर्माण नहीं करते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, 31। या फिर कितने होते हैं, 31। मतलब टोटल 51 अमीनो अम्ल है, इसमें से 20 तो प्रोटीन का निर्माण करेंगे और 31 प्रोटीन का निर्माण नहीं करेंगे। क्लियर है। ठीक है, और प्रोटीन का निर्माण किससे हुआ है, अमीनो अम्ल से, अमीनो एसिड से। क्लियर है कि तो प्रोटीन किससे मिलकर बना है, ये सब क्लियर है। फिर हम लोग देखते हैं। ठीक है, अब हम थोड़ी सी प्रोटीन की स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ठीक है, जैसे हमने ट्राइग्लिसराइड की स्ट्रक्चर देखी थी। देखो, ये क्या बनाया था, CH2 ये क्या था, हमारा ट्राइग्लिसराइड। ठीक है, अब हम क्या बनाने जा रहे हैं, अमीनो एसिड की। ठीक है, ठीक है, तो ये क्या है, हमारा अमीनो एसिड। क्लियर, ये क्या है, हमारा अमीनो अम्ल। तो देखो, प्रोटीन के अंदर एक अमीनो ग्रुप होता है। क्या होता है, अमीनो ग्रुप। इस वाले ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, अमीनो ग्रुप। तो प्रोटीन के अंदर एक अमीनो ग्रुप होता है और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। तो प्रोटीन के अंदर दो ग्रुप होते हैं, एक तो अमीनो ग्रुप और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप। क्लियर है। तो ये क्या बनाया, ये तो जिस प्रकार ये ट्राइग्लिसराइड की स्ट्रक्चर है, ये क्या है, अमीनो अम्ल की स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब देखो, अब मैंने आपको बताया कि टोटल कितने प्रकार के हमारे, कितने प्रकार के अमीनो अम्ल होते हैं, टोटल 51 प्रकार के। तो क्या सारे अमीनो अम्ल इस प्रकार के होते हैं, नहीं। देखो क्या होता है, ये जो है यहाँ पर मैंने लिखा है R2। तो सभी प्रकार के अमीनो अम्ल में, मतलब सभी प्रकार के अमीनो अम्ल में ये जो R ग्रुप होता है ना, ये R ग्रुप चेंज होता है। ठीक है, बाकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, सेम होती है कि एक तरफ उस पे क्या होता है, अमीन ग्रुप होता है और एक तरफ उस पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। ये अमीनो अम्ल का मतलब क्या, जो भी अमीनो अम्ल होते हैं उनकी यही स्ट्रक्चर होती है कि एक तरफ उस पे क्या होता है, अमीनो ग्रुप होता है और एक तरफ उस पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। ठीक है, फिर सारे अमीनो अम्ल में, एक अमीनो अम्ल में दूसरे अमीनो अम्ल में चेंज क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ ये आर ग्रुप। ये आर ग्रुप अलग अलग होता है सारे अमीनो अम्ल में। ठीक है, बाकी जो ये नीचे का है, ये जो अमीनो ग्रुप है ये सेम होता है और ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप सेम होता है कि एक तरफ इसमें अमीनो ग्रुप होता है और एक तरफ इस पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। ठीक है, तो अलग अलग प्रकार के अमीनो अम्ल आएंगे तो उसमें अलग अलग आर ग्रुप ऐड होते जाएंगे। ठीक है, अब देखो, ये हमने लिया R1। ठीक है,
इसको मैं किससे लिख देती हूँ, जो हमारा आर ग्रुप है इसको हम R1 लिख देते हैं। क्यों? क्योंकि सारे अमीनो अम्लों में जो R होता है वो अलग अलग होता है। अब हम बनाते हैं एक दूसरा अमीनो अम्ल, ठीक है। ठीक है, तो ये क्या हो गए हमारे दो अमीनो अम्ल, ठीक है। तो क्या होता है जब हम दो अमीनो अम्लों को जोड़ते हैं आपस में, तो जब हम दो अमीनो अम्ल को आपस में जोड़ते हैं तो इसका क्या है कार्बोक्सिलिक ग्रुप, इसका क्या जाएगा OH, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक है। यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर क्या निकलेगा ये हाइड्रोजन, यहाँ पर प्लस और नाइट्रोजन पे माइनस, ठीक है। तो क्या होगा कि ये जो है आपस में कौन, देखो तो क्या हुआ, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ और ये वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ, तो ये वाला वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल गया, मतलब यहाँ से क्या रिमूव हो गया, यहाँ से रिमूव हो गया जल, ठीक है। और क्या बना, देखो क्या बना, ठीक है। यही था कि जब हमारा ये वाला अमीनो अम्ल और ये वाला अमीनो अम्ल एक दूसरे के पास आए तो इसमें से बॉन्ड का ब्रेक डाउन हुआ और वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल गया, फिर ये दोनों आपस में जुड़कर ये किसका निर्माण कर लेते हैं, एक वापस बॉन्ड बना लेते हैं। इस बॉन्ड को, इस बंध को हम बोलते हैं पेप्टाइड बंध। क्या बोलते हैं, पेप्टाइड बंध, ठीक है। तो क्लियर है कि पेप्टाइड बंध क्या होता है कि जब दो अमीनो अम्ल आपस में मिलते हैं तो उसमें से जब वाटर रिमूव हो जाता है तो एक बंध का निर्माण होता है और इस बंध को हम बोलते हैं पेप्टाइड बंध, ठीक है। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर भी एक तीसरा अणु होगा, ठीक है। यहाँ पर भी क्या होगा, एक तीसरा अणु होगा, तो उससे क्या निकल जाएगा, यहाँ से हाइड्रोजन, ये नाइट्रोजन, ठीक है, और ये R3। तो यहाँ पर भी ये क्या होगा, ये वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा और क्या बन जाएगा, एक और बंध का निर्माण हो जाएगा। तो और कौन से बंध का निर्माण होगा, इस बंध को हम बोलते हैं पेप्टाइड बंध, ठीक है। किस किस के बीच में बन रहा है, अमीनो ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप के बीच में जो बंध बनता है उसे हम बोलते हैं पेप्टाइड बंध, ठीक है। तो ये होती है हमारी एक अमीनो अम्ल की संरचना। एक अमीनो अम्ल ऐसा होता है, इसमें एक अमीनो ग्रुप होता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। जब दो अमीनो अम्ल को मिलाया जाता है तो उसमें से वाटर रिमूव हो जाता है और किसका निर्माण होता है, पेप्टाइड बंध का निर्माण होता है, क्लियर है। तो देखो अब हम क्या पढ़ रहे थे, ये तो हम लोग पढ़ लिया था कि प्रोटीन के अंदर एक अमीनो ग्रुप होता है और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, ठीक है। एन वाले भाग को हम क्या बोलते हैं, देखो ये क्लियर है। तो अब हम इसको थोड़ा, ठीक है। अब देखो जो ये एन वाला भाग होता है ना, इस भाग को हम कहते हैं एन टर्मिनल, एन टर्मिनल, क्लियर है। और ये कार्बोक्सिलिक वाला भाग होता है, इसे हम बोलते हैं सी टर्मिनल। क्या बोलते हैं, सी टर्मिनल, ठीक है। तो ये जो अमीनो वाला ग्रुप होता है इसे हम क्या बोलते हैं, या फिर जो एक तरफ जो अमीनो ग्रुप होता है उस वाले हिस्से को हम क्या बोलते हैं, एन टर्मिनल, और जो हमारा कार्बोक्सिलिक की तरफ होता है तो उसे हम बोलते हैं सी टर्मिनल। ठीक इसी प्रकार में ये क्या है, इसका एन टर्मिनल, एन टर्मिनल भाग, और ये क्या है इसका, ये है इसका सी टर्मिनल। सी इसलिए क्योंकि कार्बोक्सिलिक
क्लियर है? तो क्लियर है कि प्रोटीन किससे मिलकर बना होता है? अमीनो अम्ल से। और अमीनो अम्ल की संरचना कैसी होती है और पेप्टाइड बंध क्या होता है? ठीक है, जब दो अमीनो अम्ल आपस में जुड़ते हैं तो कौन से बंध से जुड़ते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड से। पेप्टाइड बंध से दो अमीनो अम्ल आपस में जुड़ते हैं। और किस प्रकार अमीनो अम्ल का निर्माण पेप्टाइड बंध का निर्माण होता है, ये भी हम लोगों ने देखा कि ये वाटर और ये वाटर बन के बाहर निकल जाएगा और यहाँ पर एक बंध बन जाएगा, उसे हम बोल देंगे पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं प्रोटीन का पाचन किस प्रकार होता है, मतलब किस प्रकार से प्रोटीन को अमीनो अम्ल में परिवर्तित किया जाता है। तो देखते हैं, देखो हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रोटीन का पाचन, कि किस प्रकार प्रोटीन के बड़े अणुओं को किसमें तोड़ा जाता है? सरल अणुओं में तोड़ा जाता है, या फिर प्रोटीन के अणु हैं उन्हें किस प्रकार अमीनो अम्ल में परिवर्तित किया जाता है। ठीक है, तो देखो, तो अब जब हम भोजन लेंगे प्रोटीन को, तो जब भी हम भोजन लेंगे तो क्या होगा, उसमें भोजन में जो प्रोटीन होगा वह किस फॉर्म में होगा? पॉलीपेप्टाइड के फॉर्म में। पॉलीपेप्टाइड में मतलब बहुत सारे अमीनो एसिड जुड़े हुए रहेंगे। ठीक है, बहुत सारे अमीनो एसिड आपस में जुड़े हुए हैं। और अमीनो एसिड आपस में किससे जुड़ते हैं? अभी अभी मैंने बताया कि अमीनो एसिड आपस में किससे जुड़ते हैं? अमीनो एसिड आपस में जुड़ते हैं पेप्टाइड बॉन्ड से। ठीक है, ये पेप्टाइड बॉन्ड बना दिया और इसे हम पॉलीपेप्टाइड भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो पॉलीपेप्टाइड ये क्या है? पॉलीपेप्टाइड। ठीक है, पॉलीपेप्टाइड। ठीक है, और ये क्या है? मतलब अमीनो अम्ल आपस में पेप्टाइड बंध से जुड़ते हैं, और जब बहुत सारे अमीनो अम्ल आपस में जुड़े हुए होते हैं तो इसे हम क्या बोलते हैं? पॉलीपेप्टाइड। यही तो बताया था मैंने कि जो प्रोटीन हम लेते हैं वो किस फॉर्म में होता है? जटिल फॉर्म में होता है, मतलब बहुत सारे अमीनो अम्ल आपस में जुड़े हुए रहते हैं। तो हमें क्या करना है? इन बहुत सारे अमीनो अम्ल को तोड़ना है ताकि ये सिंगल अमीनो अम्ल में परिवर्तित हो जाए। ठीक है, इसके जो बॉन्ड है इनको तोड़ना है। ठीक है, तो पॉलीपेप्टाइड क्या होता है? जब बहुत सारे अमीनो अम्ल आपस में जुड़े हुए हो तो उसे हम क्या बोलते हैं? पॉलीपेप्टाइड। ठीक है, और पॉलीपेप्टाइड या फिर जो हमारे अमीनो अम्ल है कौन से बंध द्वारा जुड़े होते हैं? पेप्टाइड बंध द्वारा जुड़े होते हैं। ठीक है, ये अमीनो अम्ल है, मतलब यहाँ पर वो वाली स्ट्रक्चर याद करो जो मैंने पीछे बनाई थी। क्या बनाया था मैंने बनाया था एन पार्ट होता है। ठीक है, यही बताया था मैंने, ये R1, इसको हम अमीनो अम्ल बोल रहे थे। अब इसको पूरा ना बनाकर हम लोगों ने छोटा बना दिया है। ठीक है, तो बहुत सारे अमीनो अम्ल आपस में जुड़े हुए रहते हैं और क्या बनाते हैं? पॉलीपेप्टाइड। ठीक है, तो जो भी हम भोजन में प्रोटीन लेते हैं वो किस रूप में होता है? पॉलीपेप्टाइड के रूप में होता है, मतलब बहुत सारे अमीनो अम्ल आपस में जुड़े हुए रहते हैं। ठीक है, और दो अमीनो अम्ल आपस में कौन से बंध द्वारा जुड़ते हैं? पेप्टाइड बंध के द्वारा। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं प्रोटीन का पाचन। तो प्रोटीन जो होता है, हम भोजन में जो भी प्रोटीन लेते हैं वो किस रूप में होता है? पॉलीपेप्टाइड के रूप में, मतलब बहुत सारे अमीनो अम्ल होते हैं आपस में जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या करा? प्रोटीन लिया, मतलब हमारे भोजन था, उस भोजन को खाया, प्रोटीन युक्त भोजन को। उस भोजन में क्या था? प्रोटीन था, और किस रूप में? पॉलीपेप्टाइड के रूप में। ठीक है, अब आप लोगों को पता है कि भोजन सबसे पहले कहाँ जाता है? भोजन जाता है सबसे पहले हमारे मुख में। तो आप याद करो, हमारे मुख में क्या होता है? हमारे मुख में लार होती है। तो लार के अंदर क्या कोई ऐसा एंजाइम है जो प्रोटीन का पाचन कर रहा है? लार के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था म्यूकस होता है। ठीक है, लाइसोजाइम होता है, टाइलिन होता है, सलाइवरी अमाइलेज जिसे हम टाइलिन बोलते हैं, आयंस होते हैं। पर हम लोगों ने ऐसा कोई एंजाइम नहीं पढ़ा जो प्रोटीन का पाचन नहीं होगा। तो जो भी हम लोगों ने प्रोटीन युक्त भोजन खाया है उसका पाचन मुख में नहीं होगा, वह ग्रसनी से होते हुए, ग्रसिका से होते हुए कहाँ जाएगा? हमारे आमाशय में। आमाशय में याद करो, मैंने जठर रस बताए। जठर रस में कोई ऐसा एंजाइम है जो प्रोटीन का पाचन करेगा? मैंने आपको बताया सबसे पहले क्या होती है? सबसे पहले म्यूकस कोशिका होती है जो म्यूकस का निर्माण करती है। फिर होती है पैराइटल कोशिका या फिर ऑक्सिनोसाइटिक सेल। वो क्या करती है? वो बनाती है HCl और NH कारक बनाती है। फिर मैंने आपको बताया जठर कोशिका या फिर मुख्य कोशिका, जो क्या करती है? वो बनाती है कौन कौन से एंजाइम? प्रोरेनिन, पेप्सिनोजन और गैस्ट्रिक लाइपेज। तो आप लोग याद करोगे कि भाई प्रोरेनिन और पेप्सिनोजन तो प्रोटीन का पाचन करते हैं। ठीक है, तो प्रोटीन का पाचन कहाँ पर शुरू हुआ? प्रोटीन का पाचन शुरू हुआ हमारे आमाशय में। हमारे आमाशय में कौन सा एंजाइम था? पेप्सिनोजन। पेप्सिनोजन एंजाइम था। जब पेप्सिनोजन पेप्सिन में परिवर्तित हो जाता है तो वह किसका पाचन करता है? प्रोटीन का।
और पेप्सिनोजन पेप्सिन में परिवर्तित कैसे होता है, हमारे जो ऑपेरेटिल कोशिका होती है आमाशय की, वो क्या बनाती है, HCl। वो HCl क्या देता है, अम्लीय माध्यम, और उस अम्लीय माध्यम से जो पेप्सिनोजन होता है पेप्सिन में परिवर्तित होता है, और पेप्सिन किसका पाचन करता है, प्रोटीन का। तो सबसे पहले पॉलीपेप्टाइड कहाँ जाते हैं, हमारे आमाशय में जाते हैं। हमारे आमाशय में उसके अंदर क्या होता है, पेप्सिन होता है। कहाँ पर, पेप्सिन, ठीक है। और कितने पीएच पर कार्य करता है, 1.8 पीएच पर, ठीक है। और कहाँ पर, हमारे आमाशय में, ठीक है। तो हमारे जैसे ही पॉलीपेप्टाइड हमारे आमाशय में जाता है तो हमारे आमाशय में क्या होता है, पेप्सिन होता है। वो उसको किस पर एक्ट करता है, उस पॉलीपेप्टाइड पर एक्ट करता है, और उसे किस में परिवर्तित करता है, सिंपल प्रोटीन या फिर प्रोटीओज या फिर पेप्टोन के रूप में परिवर्तित करता है, ठीक है, कुछ मात्रा में, ठीक है। तो सबसे पहले प्रोटीन का पाचन कहाँ पर शुरू हुआ, हमारे आमाशय में, ठीक है। अगर क्वेश्चन आए कि प्रोटीन का पाचन कहाँ पर शुरू होता है तो आपको बताना है आमाशय में। क्यों, क्योंकि मुख में तो कोई भी एंजाइम नहीं था, ग्रसनी में भी नहीं था, ग्रसिका में भी नहीं था, आमाशय में क्या था, पेप्सिनोजन था, जो किसमें परिवर्तित होता है, पेप्सिन में, और किसका पाचन करता है, आमाशय में। तो जैसे ही पॉलीपेप्टाइड हमारे आमाशय में आए तो हमारे आमाशय में उपस्थित पेप्सिन उस पर कार्य करता है और उसे सिंपल प्रोटीन में परिवर्तित करता है, ठीक है। तो पॉलीपेप्टाइड को सिंपल प्रोटीन में परिवर्तित करने में कौन हेल्प करता है, हमारा पेप्सिन, ठीक है। फिर क्या होता है, भोजन का गया आमाशय में, आमाशय में कुछ मात्रा में तो पॉलीपेप्टाइड को सिंपल प्रोटीन में परिवर्तित किया पेप्सिन ने। फिर जैसे ही भोजन हमारे कहाँ गया, छोटी आंत के अंदर गया, तो छोटी आंत के अंदर एक दो एंजाइम्स और मिल गए, कौन कौन से, ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन, ठीक है। कौन कौन से एंजाइम, ट्रिप्सिन और कीमोट्रिप्सिन। छोटी आंत के अंदर बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं, हमारे कहाँ से आते हैं, हमारे अग्नाशय से आते हैं, पित्रस से आते हैं, और छोटी आंत के एंजाइम। तो ठीक है, जैसे ही पॉलीपेप्टाइड छोटी आंत के अंदर गए, छोटी आंत के अंदर उपस्थित ट्रिप्सिन और कीमोट्रिप्सिन उस पर और कार्य करते हैं, और सारे पॉलीपेप्टाइड को किस में परिवर्तित करते हैं, सिंपल प्रोटीन में परिवर्तित करते हैं। मतलब सारे पॉलीपेप्टाइड को किस में परिवर्तित कर दिया, प्रोटीन में, प्रोटियोज और पेप्टोन में परिवर्तित कर दिया। कहाँ पर, छोटी आंत के अंदर। तो अगर क्वेश्चन आए कि प्रोटीन का पाचन कहाँ पर स्टार्ट होता है, तो प्रोटीन का पाचन कहाँ पर स्टार्ट होता है, हमारे आमाशय में। क्यों, क्योंकि हमारे आमाशय में क्या होता है, पेप्सिन होता है, ठीक है। और ये दोनों एंजाइम कितने पीएच पर कार्य करते हैं, ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन एंजाइम कितने पीएच पर कार्य करते हैं, ये दोनों कार्य करते हैं 7.8 पीएच पर, ठीक है। ये दोनों कितने पीएच पर काम करते हैं, 7.8 पीएच पर काम करते हैं, ठीक है। तो फिर आता है सिंपल प्रोटीन, ठीक है। सिंपल प्रोटीन जो होता है वो किस फॉर्म में होता है, प्रोटियोज और पेप्टोन्स की फॉर्म में, ठीक है। अब सिंपल प्रोटीन कहाँ पर है, हमारी छोटी आंत के अंदर है। क्यों, क्योंकि छोटी आंत के अंदर ही इस पे कौन एक्ट कर रहा है, ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन, और सारे कौन से, मतलब सारे पॉलीपेप्टाइड को किस में परिवर्तित कर दिया, सिंपल प्रोटीन में, ठीक है। फिर जब सिंपल प्रोटीन इसमें क्या एक्ट करते हैं, सिंपल प्रोटीन पर एक्ट करते हैं कार्बोक्सीपेप्टाइडेज और अमीनोपेप्टाइडेज, ठीक है। सिंपल प्रोटीन प्रोटियोज और पेप्टोज पर कौन एक्ट करता है, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज और अमीनोपेप्टाइडेज, और इस सिंपल प्रोटीन को किसमें परिवर्तित करते हैं, डाइपेप्टाइड में परिवर्तित करते हैं। किसमें परिवर्तित करते हैं, डाइपेप्टाइड में, ठीक है। तो सिंपल प्रोटीन से डाइपेप्टाइड कैसे बना, जब सिंपल प्रोटीन पर या फिर प्रोटियोज और पेप्टोन्स पर कौन एक्ट करता है, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज और अमीनोपेप्टाइडेज एक्ट करते हैं, तो क्या बनता है, डाइपेप्टाइड। क्या बनता है, डाइपेप्टाइड। फिर जब इस डाइपेप्टाइड पर कौन एक्ट करता है, डाइपेप्टाइडेज, ठीक है। डाइपेप्टाइडेज मतलब ऐसे एंजाइम जो किसका ब्रेकडाउन करेंगे, डाइपेप्टाइड का। तो जब डाइपेप्टाइड पर डाइपेप्टाइडेज एक्ट करते हैं तो अमीनो अम्ल का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, अमीनो अम्ल का। और किसका पाचन समाप्त हो जाता है, हमारे प्रोटीन का पाचन समाप्त हो जाता है। क्लियर है, क्लियर है। और देखो ये सारे एंजाइम्स कौन से पीएच पर कार्य करते हैं, 7.8 पीएच पर, ठीक है। सिवाय कौन से एंजाइम को छोड़कर, पेप्सिन को छोड़कर सारे एंजाइम कहाँ पर कार्य करते हैं, मतलब कौन से पीएच पर कार्य करते हैं, 7.8 पीएच पर।
केवल ट्रिप्सिन ही है जो 1.8 pH पर कार्य करता है, एसिडिक मीडियम में कार्य करता है। तो देखो किस तरह से जब हम लोगों ने प्रोटीन को हमने भोजन में लिया तो प्रोटीन किस फॉर्म में था, प्रोटीन था पॉलीपेप्टाइड के फॉर्म में। फिर वह प्रोटीन जैसे ही हमारे आमाशय में गया तो हमारे आमाशय में क्या था, प्रोटीन का पाचन करने वाला एंजाइम। वह प्रोटीन का पाचन करने वाला एंजाइम उस कौन सा था, पेप्सिन। तो जैसे ही पॉलीपेप्टाइड हमारे आमाशय में गया तो उस पर कौन एक्ट करता है, पेप्सिन, और वह पॉलीपेप्टाइड को किस में परिवर्तित करता है, सिंपल प्रोटीन पेप्टोन्स और प्रोटियोस में। ठीक है, फिर उसके बाद में ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन भी एक्ट करते हैं और सारे पॉलीपेप्टाइड को किसमें परिवर्तित करते हैं, सिंपल प्रोटीन में। ठीक है, अब छोटे आंत के अंदर क्या आया है, सिंपल प्रोटीन, क्योंकि सारा पॉलीपेप्टाइड तो किसमें परिवर्तित हो गया है, सिंपल प्रोटीन में। अब किसकी बारी है, सिंपल प्रोटीन की। तो सिंपल प्रोटीन पर कौन कार्य करता है, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज और अमीनोपेप्टाइडेज। जैसे ही सिंपल प्रोटीन पर कार्बोक्सीपेप्टाइडेज और अमीनोपेप्टाइडेज कार्य करते हैं तो इससे क्या बनाते हैं, डाइपेप्टाइड। क्या बनाते हैं, डाइपेप्टाइड। फिर डाइपेप्टाइड पर कौन कार्य करता है, डाइपेप्टाइडेज। ठीक है, और डाइपेप्टाइडेज जब इस पर कार्य करते हैं तो डाइपेप्टाइड का पाचन हो जाता है और क्या बनता है, अमीनो अम्ल। क्या बनता है, अमीनो अम्ल। तो इस प्रकार से किसका पाचन होता है, प्रोटीन का पाचन होता है। इस प्रकार से प्रोटीन के जटिल अणुओं से क्या बना दिया जाता है, अमीनो अम्ल बना दिया जाता है। ठीक है, तो एग्जाम में क्वेश्चन क्या होता है कि प्रोटीन का पाचन कहाँ पर स्टार्ट होता है। डायरेक्ट एमसीक्यूज में क्वेश्चन बनता है कि प्रोटीन का पाचन कहाँ पर स्टार्ट होता है। तो प्रोटीन का पाचन हमारे आमाशय में स्टार्ट होता है। क्यों, क्योंकि हम लोगों ने बात करी लार के अंदर तो कोई भी एंजाइम नहीं था जो किसका पाचन करे, प्रोटीन का। फिर उसके बाद में भोजन कहाँ जाता है, ग्रसनी, ग्रसिका से होते हुए आमाशय में। फिर आमाशय में कौन सा एंजाइम था, पेप्सिन एंजाइम था। तो सबसे पहले प्रोटीन का पाचन कहाँ पर शुरू होता है, हमारे आमाशय के अंदर। ठीक है, तो क्वेश्चन आए कि प्रोटीन का पाचन कहाँ पर शुरू होता है, तो हमारे आमाशय में। फिर क्वेश्चन क्या आएगा कि प्रोटीन का पाचन कहाँ पर समाप्त होता है। तो प्रोटीन का पाचन कहाँ पर समाप्त होता है, हमारे छोटी आंत के अंदर। ठीक है, क्योंकि ये सारे एंजाइम्स कहाँ पर उपस्थित है, छोटी आंत के अंदर ही। डाइपेप्टाइडेज, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, अमीनो एसिड पेप्टाइडेज ये कहाँ पर उपस्थित है, ये हमारी छोटी आंत के अंदर तो उपस्थित है। तो प्रोटीन का पाचन कहाँ पर समाप्त होता है, प्रोटीन का पाचन हमारी छोटी आंत के अंदर समाप्त होता है। ठीक है, तो देखो अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रोटीन का पाचन स्टार्ट कहाँ पर होता है, तो आमाशय में। आमाशय में स्टार्ट होता है और छोटी आंत में समाप्त होता है। क्लियर है, आमाशय में कौन पाचन करता है, पेप्सिन। ठीक है, पेप्सिन एंजाइम होता है कौन से पीएच पर, 1.8 पीएच पर कार्य करता है। ठीक है, तो देखो प्रोटीन का पाचन शुरू आमाशय में होता है, फिर प्रोटीन का पाचन समाप्त कहाँ होता है, छोटी आंत के अंदर समाप्त होता है। क्लियर है, तो किस प्रकार प्रोटीन के जटिल अणुओं को सरल अणुओं में परिवर्तित किया जाता है। तो आज के लेक्चर के अंदर हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार प्रोटीन के जटिल अणुओं को छोटे अणुओं में परिवर्तित किया जाता है, किस प्रकार वसा के बड़े अणुओं को छोटे अणुओं में परिवर्तित किया जाता है। मतलब कैसे ट्राइग्लिसराइड से एक ग्लिसरॉल बनता है और कैसे पॉलीपेप्टाइड से एक अमीनो अम्ल बनता है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग कंटिन्यू करेंगे न्यूक्लिक एसिड का डाइजेशन। फिर उसके बाद में हमारा पाचन वाला पार्ट समाप्त हो जाएगा। ठीक है, मैंने आपको बताया चैप्टर के अंदर हमें दो चीजें पढ़नी है, पहला पाचन और दूसरा अवशोषण। तो पाचन वाला पार्ट जैसे ही हम न्यूक्लिक एसिड का पाचन या फिर न्यूक्लिक एसिड का डाइजेशन पढ़ लेंगे, हमारा क्या खत्म हो जाएगा, पाचन वाला पार्ट खत्म हो जाएगा। फिर हम स्टार्ट करेंगे अवशोषण कि किस प्रकार इस भोजन का अवशोषण होगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू।